मुझे नौकरी चाहिए वरना मैं तेरा कत्ल कराऊंगी। मैंने कहा मैं पागल से मार मम्मी जी आने लगनी मुझे इंसाफ चाहिए बाबू, इंसाफ चाहिए मुझे बाबू। नमस्कार, मैं अमिताभ, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। अभी हम जिस परिवार में बैठे हैं, जिन परिवारजनों के साथ हम अभी मौजूद हैं, 24 अक्टूबर को हत्या हुई थी इनके पुत्र की और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है। जैसे कि परिजनों का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कोर्ट के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इनके हिसाब से संतोषजनक नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं हैं, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपके कहने के अनुसार आपके पुत्र की जो मृत्यु हुई थी, 1 साल लगभग होने वाला है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ये घटना घटी थी। आपका कहना है कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा जी, वो पुलिस की जो रिपोर्ट है ना, जो चार्जशीट है, उसमें इनका कोई वो नहीं है। जो बात हुई है वो सही नहीं है। लिपापोती कर रहे हैं ये लोग। जो जो एक्चुअली घटना है वो उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया उसमें। ठीक है, हुआ क्या था आपके बेटे के साथ, पूरी घटना क्या थी? घटना ये थी कि 24 तारीख को शाम को दशहरे के दिन 8-9 बजे के करीब दो नाम देते रहे थे ये कि ये बुला के ले गए। सुदर्शन, क्या दर्शन और वो सरद ऑफिस वाले उसको बुला के ले गए थे शाम को। और बहू ने हमें न फ़ोन करा, ना हॉस्पिटल को करा, ना थाने, वहीं पर थाना है, ना वो थाने को बताया। और हमें तो बताया भी नहीं, किसी को, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया कि ऐसी घटना घट गई। आपको घटना की सूचना कहाँ से मिली है? ये उनके पिताजी हैं जो गौर सिंह है, जो चंडीगढ़ से, उन्होंने सुबह 7 बजे बताया कि पंवार जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है। और उसके बाद हमने हाथ पैर इधर उधर मारे, हमने बालक को बोला कि अब उनकी व्यवस्था की, तो वहाँ हमारा कोई और था नहीं। तो वो हमने कहीं से बालक ने इधर उधर से डीएम वगैरह से जान पहचान लगाया, तब चौपार से वहाँ से बॉडी को एम्स ऋषिकेश मंगाई गई। 11:30 बजे एम्स में ले आए। उसके बाद हमने वहाँ एडमिट कराए। वो कर भी नहीं रहे थे एडमिट। उसके बाद हमने उनके हाथ पैर जोड़ा कि भाई जी करना पड़ेगा इनको। उन्होंने एक दिन एक रात रखा। 25 तारीख को हम यहाँ हिमालय में ले आए थे रात उनको। अब 5-6 दिन, तो पहली तारीख तो उन्होंने उनको डेथ घोषित कर दिया। आपकी बहू से आपकी बात नहीं होती? बात नहीं है, वो तो फ़ोन नंबर सब था उनके पास था, उनका फ़ोन हमारे पास था, लेकिन उन्होंने करा नहीं। न 24 तारीख को शाम को, रात को करा, ना उसने करा ही नहीं हमें। कि पता तो साथ में थी वो, पता क्यों नहीं है उसको, सब कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने घर नहीं आया तो उसको बताना नहीं था कि फ़ोन में कि ये घटना हो गई, ये कहाँ गई। थाने को रिपोर्ट कर, थाने इंस्पेक्टर ने खुद, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि इन्होंने हमें सूचना नहीं दी है, इंस्पेक्टर ने गोपेश्वर की। फिर ना इन्होंने उनके ऑफिस को बताया, ना सुबह भी नहीं, इन्होंने हमें बताया ही नहीं। बहू ने, उन्होंने अपने पिताजी को बताया। उन्होंने सुबह 7 बजे, 25 तारीख सुबह 7 बजे फ़ोन करा कि पंवार जी ऐसी ऐसी घटना हो गई। आपको क्यों लगता है कि पूरी जो कार्रवाई है अभी तक की, उसमें हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और कार्रवाई जो होनी चाहिए, जिस तरह की होनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो रही है? कार्रवाई तो ठीक नहीं, संतोषजनक नहीं है जी। वो चार्जशीट वगैरह है, गवाहों के वो हैं। और जो वहाँ का वो शिव सिंह राणा था, शिव सिंह राणा ने पूरे दिन उनके साथ था, हमारे बालक के साथ था, पूरे दिन उनके साथ था। शाम को वो होटल में, उसने बताया कि हम होटल में रहे, खाना खाया। और उसके जब घटना हुई है, वो उनका बयान है कि हम पेशाब बाथरूम चला गया था, इतने में वो बालक को ख़त्म करके पता नहीं कहाँ ले गए। फिर बाद में ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये इनको वो उसमें एम्प्लॉयमेंट बाथरूम के छत में मृत डाला गया था। आगे आपको मतलब क्या चाहते हो, आपको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो? और चाहते हैं कि इसमें छानबीन हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको मतलब तभी संतुष्टि होगी, हमारी आत्मा को भी और उसके आत्मा को। आपको किस पे शक जाहिर है कि ये घटना किसकी हो सकती है? अब घटना तो ये तो बहू तो साथ में थी, बहू को तो सब पता होगा, बगैर बहू के उससे तो हो नहीं सकता ये काम।
उसको पूरा मालूम होगा कि क्या घटना है, कैसी है। 22 तारीख शाम को उसका जब फ़ोन आया था बालक का, तो इसने उनको बहुत प्रताड़ित किया था फ़ोन से। फ़ोन करा था उसने बालक ने, तो इसने 10-11 बजे रात के बहुत प्रताड़ित किया इसको। ये थे हमारे साथ नवीन सिंह पंवार जो मृतक हैं, उनके पिता। तो इनका अंदेशा है कि कहीं ना कहीं बहू का इसमें हाथ हो सकता है। ये तो खैर जांच का विषय है, हम किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। इसी के बीच हमारे साथ इन जो मृतक हैं और नवीन सिंह पंवार, उनकी माता भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। बच्चे का दर्द माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि धीरे धीरे वक्त हर जख्म भर देता है। सभी अपने काम में बिजी हो जाते हैं, धीरे धीरे हर जख्म को भुला दिया जाता है। लेकिन माँ एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने बच्चे का दर्द कभी नहीं भुला सकती। वो वापस नहीं आएगा, इनका कहना है, लेकिन फिर भी इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आज तक ये इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। रो रो के बुरा हाल है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे का दर्द ही ऐसा होता है। आइए माँ से जानते हैं कि वो किस तरह की पीड़ा झेल रही हैं और वो आगे क्या चाहती हैं। तक काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अभी तक इंसाफ इसमें कुछ भी निकल के नहीं आया। यहाँ तक कि ये भी साबित नहीं हुआ है भी कि असली मुजरिम कौन है। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए बाबू, इंसाफ चाहिए मुझे बाबू, इंसाफ चाहिए बच्चे को, इंसाफ। कि जो घटना है उसमें ये पाया गया है कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई कि उनकी हत्या की गई है आपस में लड़ाई के जरिए। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि पहले भी कभी उनकी किसी के साथ रंजिश रही हो, लड़ाई हुई हो पहले? ना बाबू, किसी के साथ नहीं थी पहले। ये बहू ने दहेज केस करा था सबसे पहले, तो दहेज केस करा था। उस समय गुड़िया थी छोटी सी। कौन सी सन की बात है? 2015 में करे थे इसने बाबू दहेज का केस हमारे पे। मैं गई, जब पहले ये गई तो तारीख लगी रही, मैं गई, मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा बहू क्या बात है, क्यों झूठ बोलती है बेटा, घर तेरा वही है, वहीं खाना तो नहीं, वहीं कमाना तो ना, हमारा नहीं है बेटा। मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, खर्चा हम देते थे, उस कमरे में दे दिया था उसको हमने। उसके बाद वो शादी के बाद मैंने उसे अलग दे दिया था। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अलग दे रखा है तो तुमने इनका नाम क्यों लिखाया दहेज केस में? इसके माँ पापा ने बोला नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस दिन से बेटा हमारे घर में बहू नहीं रही। मेरे बेटा ने नौकरी नहीं थे, हमने कहा कहीं भी ले जा ले बाबा। उसने तब ऋषिकेश कमरा लिया, वहाँ भी ये नहा के आ रहा था। इसने स्टील की बाल्टी नहाने के लिए रखी थे पानी के, इसने ऊपर से सीढ़ी में गया, नीचे था वो आ रहा था ऐसे गुसलखाने से, इसने यहाँ पर मारा तो उसका खून ही खून पूरा उसने भी। वो और पड़ोसी है वहाँ गवाह, वो गवाह है जिन्होंने छुड़ाया है। तब 2-3 साल बाद उसकी नौकरी लग गई थी। उसके बाद लड़का जो उसका दहेज 4-5 रुपये थी बाबू, वो सब 4 वहीं ऋषिकेश से उन्होंने वहाँ ले गए। कहाँ? गोपेश्वर ट्रक कर वहाँ चले गए थे। तो वहाँ रह रहे थे, जा रहे थे, खा रहे पी रहे थे, हम खुश थे, हमने मेरे बेटा ठीक ठाक रहे। अभी जो ये केस चल रहा है, इसमें क्या आपकी बहू आपका साथ दे रही है? ना बेटा, साथ नहीं दे रही। जब बहू ने हमें फ़ोन नहीं करा, मैंने सुबह पूछा, एयरपोर्ट गई मैं, जब इसने बोला कि ये लाने लगनी है घर में, मैंने कहा क्या हो गया उसको, एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं ये पूरा डैमेज कर रखा ये चीज़। अरे बड़ी पाटिल थी माँ, जो बकरे मारने वाली पाटिल होती है, पाटिल थे। मैंने कहा क्या कह रही तो मैंने बोला तू सच बोल क्या हुआ? इसने बोला कि बड़ी पाटिल से मारा मम्मी जी, आने लगने। तब मैंने यहाँ से बच्चों को बोला, बीच वाले लड़के को, मैंने कहा बाबा बड़े भाई को फ़ोन करो, मसूरी रहता है, डीएम को, सीएम को, मुख्यमंत्री को, सबको फ़ोन करो। तब मेरे लड़का ने वहाँ से फ़ोन करा, सब वहाँ ऑफिस में भी। तब वो जहाज मिला बाबा है, हम वो चौपर, तब उसमें
उसकी व्यवस्था बढ़ाई। तब लड़का को वहाँ से इसने ऐसे नहीं कि जब तब भी इसने एक पुलिस वालों को ऐसे नहीं बोला कि कोई पुलिस वाला जाए साथ में या मैं जाऊँ बच्चे को लेके साथ में। ऐसे लावारिस भेजा मेरे बच्चे को, लावारिस भेजा। एम्स वाले ने बोला ऐसे लावारिस लाश हम कहाँ रखेंगे, इसको तो पूरा डैमेज कर रखा, कत्ल का केस है, हम तो वैसे भी नहीं लेते। तभी इसने बाबू ये आए, इसके माँ पापा आए वहाँ हैं, इसके मम्मी पापा को बोल, मैंने कहा हमारी बहू कहाँ है, कह रही वो तो अब आएगी। तभी किसी के साथ बाबा कार में आई, एक धब्बा खून का नहीं था कहीं कपड़ों में। इतनी बड़ी घटना हुई थी कि बिना खून का हुआ वो बाबू। इसने पता नहीं क्या क्या करा क्या नहीं करा। हाँ, बहू की जो जब बहू कार में आई, बहू का कुर्ता में था खून, कुर्ता में लगा हुआ था खून, मेहंदी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मैंने बोला तेरे कुर्ता में खून कहाँ से आए, तो इसने बोला कि मैंने उसको ऐसे उठाया, टाँके लगाए लोगों ने, वहाँ टाँके लगाए और तब मेरे पर लगा ये खून। मैंने कहा इस कुर्ता को सब संभाल के रख दिया। उसने वो कुर्ता पता नहीं कब धोया कब क्या करा, तो किसी पुलिस वाले को तो भेजते। मैंने कहा कैसे भेजा, तो नहीं मेरा लड़का ऐसे लावारिस कैसे भेजा। ये चुप हो गई। मैंने बोला कैसे हुआ, कौन ले गया था इसको। इसने 2 आदमियों का नाम लिया बाबा, मैं जानती नहीं। हाँ, कि ये घर से बुला के ले गए थे। हाँ, ये ले गए थे बुला के। मैंने कहा जब बुला के ले गए तो इनके घर में गई क्यों नहीं कि भाई मेरे पति कहाँ है, तुम बुला के ले गए थे, मेरे पति कहाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूँ। तो इन्हें ऐसे क्यों नहीं बोला। मैंने कहा वहाँ बोलती, मैंने कहा थाना में बोलते कि सर मैं क्या करूँ, मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे पति का ऐसे पता नहीं क्या करा इन लोगों ने। तो इन्हें क्यों नहीं बोला। मैंने कहा बच्चों को लेके वहीं बैठ जाती थाना में। इसने कुछ नहीं बोला बाबू। वहाँ से इसने खूब बोला कि बड़ी पाठल से मार रखा 22 तारीख को कि भाई देख, जब ना हम वहाँ से आए घर, मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे बच्चों की राह, हमारी राह देख रहे होंगे, यहाँ लाएंगे ना इतना तो। इसने बाबा 22 तारीख रात समझाया होगा उसने। इसने 11 बजे रात बाबा तब ऐसा उद्यम मचा रखा था, घर पूरा घर इसने सिर पे उठा रखा था। और नौकरी छोड़, नौकरी करने की तेरी औकात क्या है, नौकरी छोड़, नौकरी मेरी है, उसने ऐसे बोला। मैंने कहा ये कह रही कि मुझे नौकरी दे, कैसे दूँ माँ, जीते जाते मैं नौकरी कैसे दूँ माँ इसको। मैंने कहा दे दे बेटा, जब ज़्यादा लगी इसको। नहीं बोला पागल है माँ, तो कैसे दूँ मैं उसको नौकरी। वो तो कह ही रही, क्योंकि जब पिछली अप्रैल बाबा, जो अप्रैल गया, 1 अप्रैल तो यह आया, अब 1 अप्रैल जो गया, उस अप्रैल को इसने ड्यूटी नहीं करने दी बच्चों को कि तू ड्यूटी नहीं जाएगा और नौकरी मेरी है, तेरी औकात क्या है नौकरी करने की, मुझे नौकरी चाहिए वरना मैं तेरा कत्ल कराऊंगी। मैंने कहा है इस तरह की बातें कर रहे। मैंने कहा बाबा दे दे, तू नौकरी दे दे। मैंने कहा, उन्हें बोला माँ मैं ऐसे नहीं देता नौकरी, बस अब तो मेरा मरा ही मुँह देखेगी, कैसे दूँ माँ मैं, जीते जा किसी ने दिया फिर नौकरी, मैं कैसे दूँ माँ तो मेरा मुँह देखेगी। अब मेरे लड़का ने इस तरह बोला, मैं रोई। मैंने कहा नवीन ऐसे न बोल बेटा। उसने बोला माँ अब तो तैयार हूँ मैं, अब तो ये जैसे भी करेगी इसी के हाथ में सब। मैंने कहा ऐसे नहीं बोल बेटा, नहीं बोल नवीन ऐसा। 24 तारीख को इसने बाबा कत्ल करवा दिया है ना। इसमें से बाबा इसी का हाथ है, बहू का, और 2 हमारे हैं जेठ जेठानी के बच्चे, 4 भाई और 1 ही हो। इन्होंने हमारी ज़मीन चुपके से अपने आप ली। जब मैंने बोला बाबा क्यों ली तुमने, तुम्हारा हिस्सा जब तुम्हें दे रखा, हमारे हिस्से में क्यों छेड़े तुम। तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हमें पूछने वाले हैं, तेरा लड़का पूछ रहा है। मैं तो क्या है डीएम है, ये क्या है, ये मुख्यमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये क्या है ये।
हमने निकाल दी ज़मीन, इसकी हस्ती क्या है हमें पूछने की। मैंने बोला ज़्यादा फालतू नहीं बोल बेटा, मैं तेरी रिपोर्ट करूँगी। उसने बोला जिंदा जाने दूंगा और जिंदा रहोगे और जिंदा बचोगे तभी तो हमारी रिपोर्ट करोगे। जब जिंदा नहीं रहोगे और जिंदा नहीं जाओगे और जिंदा ही नहीं बचोगे तो तुम हमारी रिपोर्ट करोगे कैसे। ये शब्द बोल रखे उसने, 3 शब्द बाबा उस लड़के ने, जो 4 भाई हैं। और एक ने बोला, इसने बोला, इस वाले लड़के ने, राजेंद्र ने, कि अब ज़मीनों का नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों बंटवाई तो इन्हें, हमारी ज़मीन बताओ, तेरा हिस्सा तेरे को दे दिया, उसका हिस्सा उसको दे दिया, हमारा हिस्सा हमारे पास था। मैंने कहा क्यों बंटवाई तुमने हमारी ज़मीन, हमें तो पता भी नहीं है। मैंने कहा हम तो लड़की को दी वो ज़मीन और तब पता चला हमें। तो इसने कहा कि अब ज़मीन के नहीं होंगे हिस्से, अब खून के हिस्से होंगे। राजेंद्र ने कहा। मैंने क्या कह रहा तो कि हाँ होंगे और खून की होलियाँ होंगी। इसने ऐसा बोला। तो 2 मौत ये है बाबा, और ये कि इसी की माँ पापा है और बुआरी है ना। और वो 5 जो हैं वो तो उन्होंने वैसे धर रखे, ये काम सारे इन्हों के पैसा दे दे के वो लड़के वहाँ रखे हुए हैं। आगे आप क्या चाहते हो? क्या मैं ये चाहती हूँ बाबू कि बेगुनाह को मौत न मिले और गुनाहगार बेमौत न मरे, बेमौत न घूमे, उनको भी मौत आने चाहिए गुनाहगार, और बेगुनाह को मौत ना आए बाबा। बेगुनाह इसमें बहू का हाथ है, सबसे पहले बहू है और तब ये लोग हैं, ये पैसे देने वाले हैं। हाँ दोबारा से जांच होनी चाहिए बाबा, ये केस है मेरे दिल नहीं मेरे बाबा, कुछ नहीं होना। तो ये थी मृतक की माता से जी, इसका दर्द आप समझ सकते हो, आप भी देख रहे होंगे कितना दर्द है। एक माँ को ही बेटे का दर्द होता है, जो चाहती हैं कि दोबारा से इसकी जांच हो और मेरे जो बेटा है उसको इंसाफ मिले। इसी के बीच हमारे साथ जो मृतक हैं उनकी बहन भी आई, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने माता से बात करी मृतक की और पिता से बात करी। अभी तक जो लगा, उन्होंने बार बार अंदेशा जताया है कि बहू का इसमें हाथ है। लेकिन क्या है पूरी घटना, क्योंकि आपने जानकारी दी है कि हमने ये दोबारा से जांच के लिए एप्लीकेशन भी दी है, री इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्या हुई उस रात, घटना क्या घटी थी और कैसे लगा कि उनकी हत्या हुई? ये 24 अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर 2023 की शाम की बात है ना, जब ये घटना हुई। हमें 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग में पता चला, जब मेरे भाई ने मुझे कॉल किया कि दीदी नवीन फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने सोचा शायद से बिजी होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उसने बोला कि नहीं, मैंने हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि ये बहुत सीरियस है, आप एयर लिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी कि एयर लिफ्ट करना पड़ेगा है। फिर ये सब इधर उधर दौड़ने लगे एयर लिफ्ट के लिए कि जो हमें कहीं से हेलीकॉप्टर मिले तो हम भाई को लेके आए। तो पता चला कि उसके बहुत गंभीर चोट लगी है ना। तब तक ये तो था ही नहीं कि वो मृतक हो गया, कि हम तो यही सोच रहे थे कि गंभीर चोट लगी है। वो तो जब यहाँ पे लाए, एम्स में लाए, तब पता चला। और हम पे सबसे ज़्यादा शक ये अपनी उसकी वाइफ पे जा रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ ने पूरी रात, मेरा भाई घर नहीं आया, उसने हमें बताया नहीं, उसने ना मम्मी को बताया, ना पापा को बताया, ना हम में से किसी को भी बताया नहीं, कॉल नहीं करा कि मेरा पति पूरी रात घर नहीं आया। तो कम से कम जब मेरे भाई की वाइफ को पता चल गया था कि ये अभी तक घर नहीं आए, तो उसे खोजबीन करनी थी ना। पुलिस में बोलती, थाने में बोलती, हॉस्पिटल करती कि मेरा पति अभी तक रात भर घर नहीं आया, कहाँ चला गया। तो उसने खोजबीन करने की कोशिश भी नहीं करी। और जब मेरे भाई ने 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि खाना बना के रखना, मैं घर आ रहा हूँ, तब पीछे से दर्शन बर्तवाल और शरद जी का आवाज़ आ रही थी। कि तब मेरा भाई बोल रहा था कि शरद और दर्शन जी मैं आ रहा हूँ, आप रुकिए। तो मेरा भाई उनके साथ चला गया। और मेरे भाई की वाइफ ने बिल्कुल भी खोजबीन करने की कोशिश नहीं करी। वो फ़ोन कर रही थी, भाई ने उठाया नहीं, तो उसको ये होना चाहिए ना कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो मैं कुछ करूं, पूछूं, आसपास पूछूं, पड़ोसियों को पूछूं कि आप मेरे बच्चे देखिए या मेरे साथ चलिए, मेरे पति अभी तक घर नहीं आए, या थाने में रिपोर्ट करूं, हॉस्पिटल वालों से पूछूं, या दर्शन को फ़ोन करूं, शरद को फ़ोन करूं कि कहाँ चला गया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बार बार अंदेशा जता रहे हैं कि ये मृतक की वाइफ का हाथ है, हो सकता है इसमें। क्यों आपको? क्योंकि हर चीज़ की वजह होती है। क्या वजह ऐसी है जो आप उस पर संदेह जता रहे हैं? जब मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था है ना, यहाँ पे वेंटिलेटर में रखा गया, तो बार बार उसकी वाइफ मुझे कह रही कि दीदी कब लेके आएंगे उनको घर, कब लेके आएंगे उनको घर है। मतलब उसको दुख नहीं हो रहा था
दुख नहीं हो रहा था मतलब। और जब वो चला गया मतलब उसकी डेथ हो गई, वो उसके आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका सर। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक आंसू भी नहीं टपका उसकी आंखों से। और वो दूसरे दिन ही अपने मायके चली गई। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सांत्वना देंगे, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। हम क्या बताएं लोगों को, क्या बताएं कि वो चली गई। फिर बोलना ही पड़ा कि वो चली गई, है ना। तो सब लोग कहते रहे कि हम बहू से मिलते, बहू से मिलते, वो चली गई। और उसके पापा ने देखिए ना, पापा की चालाकी, धोखे से अपनी बेटी के नाम एफआईआर करवा दी, जिससे कि हमारी बेटी पे कोई शक ना करे और हमारी बेटी बच जाए। और उसने बोला कि ठीक है पापा, अब मैं ना आपको सपोर्ट करूंगी। अपने ससुर जी को बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे खड़ी रहूंगी आपके साथ, है। तो हमने विश्वास कर लिया उसकी बातों पे, जबकि मेरी माताजी ने मना कर दिया था कि एफआईआर बहू के नाम से नहीं कराएंगे, क्योंकि बहू ने हमें इस घटना की जानकारी नहीं दी है। फिर भी उसके पापा के कहने पे हमने उस एफआईआर बहू के नाम से करवा दी। और जब भी हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, हमसे संपर्क नहीं रख रही है। पापा लोग उससे मिलने गए, वो दूर से बाय बाय करते हुए निकल गई। और वकालतनामा में हमने हाई कोर्ट में भी डाला है केस, तो वहाँ के वकील ने बोला है कि इस वकालतनामे में बहू के साइन चाहिए, क्योंकि एफआईआर उनके नाम से है। तो हमने वकालतनामा ले गए उसके पास, उसने साइन करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा मैं साइन नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, अगर आप मुझे नौकरी दिलाओगे तो मैं साइन करूँगी, नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगी। उसका ये कहना है। तो कैसे सकना जाए आप बताइए। क्योंकि आप बहन हैं और बहन भाई के बहुत करीब होती है, एक दोस्त की तरह होती है। क्या कभी वो, आपने कहा कि वो परेशान था अपनी बीवी से, कभी उन्होंने ये अंदेशा जताने की कोशिश करी कि मेरी बीवी मुझे कभी मरवा भी सकती है? कभी इस तरह की आपसे बात हुई? हाँ, अगर ऐसा ना होता तो 2015 में उसने पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उसको संदेह हो गया था कि मेरे साथ कोई घटना होने वाली है या मेरे परिवार को इसमें फंसाया जाने वाला है। उसने इसकी रिपोर्ट पहले ही कर दी थी 2015। नहीं तो नई शादी है, 2014 में शादी हुई, 2015 में कोई रिपोर्ट तो करेगा नहीं। इसका मतलब वो उससे पहले से परेशान कर रही थी, है ना। 2015 में उसका प्रूफ भी है हमारे पास, जो उसने वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये मेरी जान को खतरा है और मेरे साथ कोई ऐसी घटना होने वाली है, मेरे परिवार को इसमें फंसाया जाने वाला है, उसमें सब लिखा है। वो कहाँ जॉब करते थे और मतलब कितने वर्ष हो गए थे उनको जॉब करते? वो गोपेश्वर में एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट में था, वो 5 साल हो गए उनकी जॉब। अब आपको क्यों ऐसा लगा कि जो कार्रवाई है वो धीमी हो रही है या संतोषजनक नहीं हो रही है? वो इसलिए लगा सर कि क्योंकि इसमें पुलिस खुद से डरी हुई है। पुलिस ने कई तथ्य हमसे छुपाए हैं। पुलिस, जब हम पुलिस को कॉल करके अपडेट लेते रहते थे, क्योंकि गोपेश्वर काफ़ी दूर है, तो भैया लोग अपडेट लेते रहते थे कि सर कैसे हुआ, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची, तो वो बताते तो कुछ और थे और चार्जशीट में कुछ और डाला हुआ। कई चीज़ें उन्होंने उसमें लिखा हुआ कि भैया से बात हुई थी कि काफ़ी मैसेज उनके बीच में मैसेज हुए थे कि वो मैसेज भी डिलीट हो रखे हैं। उसमें ये बताया गया था कि 24 तारीख की रात को एक आर्टिका गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए थे, जो नवीन सिंह पंवार को सबक सिखाने के उससे उद्देश्य से निकले। ये बात भी उन्होंने छुपाई हमसे। ये चार्जशीट में इसका जिक्र किया ही नहीं है। और जो शिव सिंह राणा है, जो आई टेक्नीशियन है, जो भाई के साथ उस दिन 24 तारीख को पूरे दिन था, है, उसको उन्होंने गिरफ्तार करने की जगह उसको विटनेस बना दिया। तो ये तो गलत है। और जो जगदीश है, जिनके होटल में जो ये लोग दिखाई दिए लास्ट में हैं, उनको भी इन्होंने विटनेस बना दिया। बल्कि इनको हिरासत में लेना चाहिए था, कड़ी पूछताछ करनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम तो यही लोग थे। ये कहते हैं हम कि वॉशरूम गए, इतने में नवीन सिंह गायब हो गया। तो नवीन सिंह कोई वो हवा का झोंका तो नहीं कि भाई वो वॉशरूम गया उतने में वो गायब हो गया। कि वो जहाँ मेरा भाई पाया गया, मेरा भाई सेवा योजना कार्यालय के शौचालय की छत में पाया गया। और शौचालय की छत में वो उसको प्लांट करके रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि शौचालय की छत कितनी छोटी होती है। उसको पूरी इस तरीके से छुपाया गया कि रात को कोई भी घूमे तो उसमें किसी की नज़र ना जाए, सुबह मॉर्निंग में वो जाके पता चले। और हम इस केस से अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, क्योंकि पुलिस वाले हमें कहते हैं कि आप ये लिख के दीजिए कि आप इस केस से संतुष्ट हैं, पर हम इस केस से संतुष्ट नहीं। हम चाह रहे कि री-इन्वेस्टिगेशन हो और जो इसमें असली मुजरिम है वो पकड़े जाए, बेगुनाह को सजा ना हो, मुजरिम पकड़ा जाए और निष्पक्ष जांच हो। तो ये थे मृतक नवीन सिंह पंवार के परिजन, जो क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, पिछले वर्ष अक्टूबर का ये घटना है और अभी तक इसमें कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया, जैसे कि परिवार वालों ने अभी तक कहा है। ये चाहते हैं कि दोबारा से इसकी जांच हो ताकि हमें इंसाफ मिले और जो मृतक के मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे हों। वहीं जब हमने इस पूरे मामले में गोपेश्वर के थाना प्रभारी कुलदीप रावत जी से बात की, तो उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर ही हमने अभियुक्तों को पकड़ा है और आगे मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट ही निर्णय करेगा कि कौन मुजरिम है। अब क्या ये जांच का विषय है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, आगे इसमें क्या निकल कर आता है वो तो कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। फिलहाल आप
जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार से। तब तक के लिए नमस्कार।